नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 1.3 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.3। ये है प्रश्न संग्रह 1.3। प्रश्न संग्रह 1.3 को स्टार्ट करने के पहले इसके बेसिक पार्ट का जो वीडियो बना करके अपलोड किया गया है वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संग्रह 1.3 में पहला प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि समुच्चय ए के घटक ए बी सी डी ई है और समुच्चय बी का घटक सी डी ई एफ है, समुच्चय सी का घटक बी डी है और समुच्चय डी का घटक ए ई है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं। यहाँ पे दिया गया पहला प्रश्न दिया गया है सी उपसमुच्चय है बी का। यहाँ पे सबसे पहले लिख लो कि क्या क्या दिया गया है। समुच्चय ए के अंदर क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई ये दिया गया है। समुच्चय बी में क्या दिया गया है, सी डी ई एफ। उसके बाद में समुच्चय सी के लिए क्या दिया गया है, बी डी। उसके बाद में डी के समुच्चय के लिए क्या दिया गया है, ए और ई। इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सी उपसमुच्चय है बी का, ऐसा दिया गया है। तो हम लोग उपसमुच्चय कब बताते हैं, जब सी का जो घटक रहेगा वो बी के अंदर रहेगा तब ना। तो सी का घटक क्या है, यहाँ पे देखोगे बी और डी है, ठीक है। तो ये किसमें ढूंढना है, बी में ढूंढना है। यहाँ पे देखोगे बी और डी है क्या, यहाँ पे देखोगे डी है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है। समुच्चय बी में चेक करोगे बी और डी दोनों चाहिए, तो यहाँ पे डी है बी नहीं है, तब ये कथन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी असत्य। ये क्या बनेगा, ये असत्य कथन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये बी है वो समुच्चय बी में नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया गया है, ए उपसमुच्चय है डी का, ठीक है। तो ए का घटक जो है वो पूरा डी में होना चाहिए। तो ए का घटक डी में है क्या, देखो ए ही है लेकिन बी सी डी ये डी में नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आएगा असत्य। उसके बाद में तीसरे वाले में क्या दिया गया है, डी जो समुच्चय है वो बी का उपसमुच्चय है। तो डी का जो घटक है देखोगे ए ई वो बी में है क्या, बी में ई है लेकिन ए नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा असत्य। असत्य। अब उसके बाद में यहाँ पे चौथा वाला के लिए लिखते हैं। चौथे वाले के लिए क्या बोला गया है, डी जो है उपसमुच्चय है ए का। तो डी का जितना भी घटक है, देखो डी का घटक क्या है, ए ई है, वो ए में है क्या, ए इधर है, ई यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। डी का घटक ए में है। उसके बाद पांचवें में क्या दिया गया है, बी उपसमुच्चय है ए का। तो बी का घटक जो है सी डी ई एफ, ये ए में है क्या, सी डी ई है, एफ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। असत्य। उसके बाद में छठवें में क्या दिया गया है, छठवें में दिया गया सी उपसमुच्चय है ए का। तो क्या देखना है, सी का जो घटक है बी डी वो ए में है क्या, देखोगे बी है डी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से हमको ढूंढना है, सी का घटक बी में है क्या, नहीं है तो असत्य। ए का घटक डी में है क्या, नहीं है तो असत्य। डी का घटक बी में है क्या, नहीं है तो असत्य। डी का घटक ए में है क्या, है, तो ये सत्य। बी का घटक ए में है क्या, नहीं है तो असत्य। सी का घटक ए में है क्या, है, तो ये सत्य आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं को विश्व समुच्चय लेकर के x और y वेन आकृति में दर्शाइए। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, x। ये हो जाएगा x ऐसा है कि x यह नेचुरल नंबर है और 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। और दूसरा जो है y जो है, y ऐसा है कि y ये भी नेचुरल नंबर है। y यह 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं को विश्व समुच्चय लेकर के। तो हम लोग सबसे पहले विश्व समुच्चय लेते हैं। तो विश्व समुच्चय को हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, और 1 से 20, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20। ये क्या हो गया? विश्व समुच्चय हो गया। अब ये पहले प्रश्न के लिए करते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए क्या बनेगा? यक्स समुच्चय ऐसा बना लो, उसके बाद में इसके अंदर का सूची पद्धति से घटक लिखना है। यक्स ऐसा है कि यक्स ये नेचुरल नंबर है, 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है। तो 7 से बड़ा क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये रहा 14। यही आएगा। देखो 7 से बड़ा हो गया और 15 से छोटा हो गया। अब इसको हमको वेन आकृति में दर्शाना है। तो हम लोग इसको वेन आकृति में कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे। ये रहा हमारा यू का मतलब क्या हो गया? विश्व समुच्चय। और ये हो जाएगा हमारा यक्स। तो सबसे पहले यक्स वाला घटक लिख लेते हैं। क्या क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पे लिख लिया 14। ठीक है, ये कौन सा लिखा? यक्स वाला घटक लिखा। अब कौन सा घटक लिखते हैं जो बचा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 7 यहाँ तक आ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पे है। और बाकी बचा क्या? 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20। इसी तरीके से हमको करना है। तो कहने का क्या मतलब हो गया? ये जो यू वाला है, देखो कि ये पूरा यू वाला है विश्व समुच्चय। तो विश्व समुच्चय में ये वाला भी आ जाएगा, जो यक्स के अंदर है ये वाला भी आ जाएगा। और यक्स वाला जो है वो अलग से भी बना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरे में देखोगे ये क्या दिया गया है? वाई समुच्चय के अंदर वाई ऐसा है कि वाई ये नेचुरल नंबर है। वाई यह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे यू तो वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे y का लिखते हैं सूची पद्धति में। क्या बोला गया? 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इसको भी वैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे u। अभी ये क्या हो गया? विश्व समुच्चय होगा। और यहाँ पे हो गया y। ठीक है, यह y समुच्चय हो गया। तो y वाले में क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये आ जाएगा। उसके बाद में अब बचा क्या? u वाला पूरा करना है ना। देखो 1, 2, 3 है, 4, 5 है, 6, 7 है, 8, 9, 10, 11 है, यहाँ पे 12 लिख दिया, 13 है, ये 14 लिख दिया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 16, 17 है, ये हो जाएगा 18, ये 19 है और ये आ गया 20। तो हो गया ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये u वाला भी पूरा हो गया और ये y वाला भी पूरा हो गया। ये y समुच्चय है और ये विश्व समुच्चय है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? u समुच्चय मतलब विश्व समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और p में दिया गया है 1, 3, 7, 10। तो हमको पहले प्रश्न में क्या करना है? u, p और p डैश वेन आकृति में दर्शाइए। u में क्या दिया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। u में दिया गया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद में p में क्या दिया गया है? p में दिया गया है 1, 3, 7 और 10। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। और हमको क्या बोला? देखो हमने पहले प्रश्न का u लिख लिया, p लिख लिया और अब यहाँ पे p डैश लिखना है ना। तो ये हो जाएगा p डैश। अब p डैश में क्या आएगा? u वाले सारे एलिमेंट लिखना है, सारे घटक लिखना है, सिर्फ ये 1, 3, 7, 10 को छोड़ करके। तो 1, 3, 7, 10 को छोड़ करके क्या बनेगा हमारे पास? 2, 8, 9, 11, 12। तो यहाँ पे लिख लिया 2, 8, 9, 11 और ये रहा 12। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करते हैं? विश्व समुच्चय u लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या दिया गया है? p है ना।
तो यहाँ पे P समुच्चय के लिए लिखते हैं क्या क्या दिया गया है, 1, 3, 7 और ये रहा 10। अब जो P डैश बचा हुआ है, देखो यहाँ पे P डैश है 2, 8, 9, 11, 12, उसको यहाँ पे लिखते हैं 2, 8, 9, 11 और 12। तो यही क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा P डैश, ये हमारा क्या बनेगा, P डैश। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, P डैश का डैश बराबर P की जांच करो। यहाँ पे दूसरे प्रश्न के लिए हम लोग को फिर से विश्व समुच्चय लिखना पड़ेगा, P लिखना पड़ेगा और P डैश निकालना पड़ेगा। तो ये हमने यहीं पे लिख लिया है। अब क्या निकालते हैं, P डैश का डैश निकालते हैं। तो देखो कि P डैश का डैश क्या होता है, 2, 8, 9, 11, 12। इसको विश्व समुच्चय में से नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। तो क्या क्या नहीं लिखना है, 2, 8, 9, 11, 12। तो क्या लिखोगे, 1, 3, 7, 10। यहाँ पे हो जाएगा 1, 3, 7 और ये रहा 10। देखो यही है ना, 2 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है, 9 नहीं लिखना है, 11 नहीं लिखना है, 12 नहीं लिखना है। तो बचेगा क्या, 1, 3, 7 और 10। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 1, 3, 7, 10। तो यहाँ पे देखोगे 1, 3, 7, 10 ये घटक और 1, 3, 7, 10 ये घटक, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए P डैश का डैश बराबर P होता है। इस तरीके से हमको लिखना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, यदि समुच्चय A के अंदर 1, 3, 2, 7 ये घटक है तो A समुच्चय के कोई भी 3 उप समुच्चय लिखिए। मतलब यहाँ पे उप समुच्चय लिखना है। यहाँ पे अगर A के अंदर 1, 3, 2, 7 ये घटक दिया गया है तो हम लोग इसका उप समुच्चय लिखते हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे A का उप समुच्चय। तो A का उप समुच्चय कोई भी बोला है ना, तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे सपोज मैंने पहले में लिख दिया 1, दूसरे में लिख दिया 1, 3, तीसरे में लिख दिया 1, 2, 7, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। चौथे में लिख सकते हो 7, 2, 3, पांचवें में लिख सकते हो 2, 3, 1, फिर लिख सकते हो 3, 2, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे लिख सकते हो। इसमें से कोई भी आपको 3 लिखना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में पहले में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय दूसरे कौन से समुच्चय का उप समुच्चय है, लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे P समुच्चय के लिए दिया गया है पुणे के निवासियों का समुच्चय, I समुच्चय के लिए दिया गया इंदौर के निवासियों का समुच्चय, M समुच्चय के लिए दिया गया मध्य प्रदेश के निवासियों का समुच्चय, B के लिए दिया गया भारत के निवासियों का समुच्चय और H के लिए दिया गया है महाराष्ट्र के निवासियों का समुच्चय। यहाँ पे लिखते हैं पुणे। सबसे पहले क्या दिया गया, पुणे दिया गया ना, पुणे का निवासी। पुणे का निवासी और कहाँ कहाँ रह सकता है, महाराष्ट्र तथा भारत दोनों का निवासी है, दोनों का निवासी है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, देखो पुणे का निवासी, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई महाराष्ट्र के अंदर है, ये मतलब उप समुच्चय हो जाएगा। और पुणे के निवासी को भी हम लोग बोल सकते हैं भारत का निवासी, भारत के अंदर आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या लगाएंगे, उप समुच्चय। P उप समुच्चय है महाराष्ट्र के लिए क्या है, यह एक ये आ जाएगा। और दूसरा P उप समुच्चय है भारत के लिए क्या है, B। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखते हैं इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पे इंदौर जो है, इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंदौर जो है भारत के भी अंदर है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंदौर का निवासी मध्य प्रदेश तथा भारत दोनों के निवासी है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I उप समुच्चय का चिन्ह लगा दिया, मध्य प्रदेश के लिए क्या है, यम,
और आई जो है उपसमुच्चय बनेगा भारत के लिए क्या है, बी। अब बचा क्या, पुणे हो गया, इंदौर हो गया। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश भारत बचा है और महाराष्ट्र भारत बचा है, ठीक है। तो देखोगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये किसके अंदर है, ये भारत के अंदर है। यहाँ पे लिखोगे तीसरा डाल दो, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के निवासी भारत के भी निवासी हैं, भारत के भी निवासी है, ऐसा लिख सकते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए क्या है, यच है, तो यच जो बनेगा ये क्या बनेगा, ये बी का उपसमुच्चय बन जाएगा, भारत का उपसमुच्चय बन जाएगा। और मध्य प्रदेश के लिए क्या है, यम है, ये किसका बनेगा, ये बी का उपसमुच्चय बन जाएगा। तो इसी तरीके से करना है, यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा लो। अब हम अगला करते हैं। इसमें ही दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, उपर्युक्त समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय विश्व समुच्चय कहा जाएगा। यहाँ पे देखोगे कौन सा समुच्चय विश्व समुच्चय कहा जाएगा। यहाँ पे देखोगे भारत, भारत के अंदर मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, भारत के अंदर महाराष्ट्र भी आ जाएगा, इंदौर भी आ जाएगा, पुणे भी आ जाएगा। तो ये भारत जो है विश्व समुच्चय कहा जाएगा। इसके उत्तर में लिखोगे उपर्युक्त समुच्चयों में से भारत के निवासियों समुच्चय बी को विश्व समुच्चय कहा जाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए और बताइए कौन सा समुच्चय उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। यहाँ पे पहले प्रश्न में दिया गया है ए 5 की गुणज संख्याओं का समुच्चय, बी 7 के पहाड़े की संख्याओं का समुच्चय और सी 12 के गुणज संख्याओं का समुच्चय। तो इसको पहले करने के पहले हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इसमें आता क्या है, नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर आएंगे। उसके बाद में होल नंबर पूर्ण संख्या में क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। उसके बाद में इंटीजर में क्या आएगा, ये पहले यहाँ पे बढ़ेगा, फिर -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 और इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, पहले प्रश्न में क्या दिया गया, a बराबर 5 का गुणज। तो जो a समुच्चय है उस 5 का गुणज का मतलब क्या हो गया, 5 10 15 20, मतलब 5 का पहाड़ा 25, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आ सकते हैं। फिर क्या दिया गया है, बी में दिया गया है, बी में क्या दिया गया, 7 का गुणज दिया गया, तो 7 के 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौक 28 7 पचे 35, ऐसा बहुत सारे आएंगे क्योंकि लास्ट नंबर हमको पता नहीं है। और सी में दिया गया 12 का गुणज, तो ये जगह 12 के 12 12 दूनी 24 12 तिहाई 36 12 चौक 48 12 पंचे 60, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया है, बताइए कौन सा समुच्चय उस समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। तो इसके उत्तर में लिखोगे समुच्चय कौन सा लेंगे मालूम है, देखो NWI वाला, NW और I, मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में से कोई भी समुच्चय A, B तथा C समुच्चय के
लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, NWI में से कोई भी समुच्चय ABC समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। इसी तरीके से लिखना है। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया गया, P बराबर 4 की गुणज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय और T बराबर सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद में P समुच्चय के लिए लिखते हैं। क्या बोला गया, 4 की गुणज पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। 4 का गुणज क्या हो जाएगा, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इस तरीके से आएगा। उसके बाद में T समुच्चय के लिए क्या है, सभी समवर्ग संख्याओं का समुच्चय। सभी समवर्ग का मतलब क्या हो गया, सम बोला गया ना, तो सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6 ऐसा होता है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 6 का वर्ग कितना हो गया, 36, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ये इस तरीके से रहेगा। तो इसके भी उत्तर में वही लिखोगे, समुच्चय NW तथा I में से कोई भी समुच्चय A, B तथा C समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, इसी तरीके से करना है। समुच्चय NWI में से कोई भी समुच्चय A, B तथा C समुच्चय के लिए विश्व समुच्चय लिया जा सकता है। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय को विश्व समुच्चय मानते हैं। गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय A मान लिया जाए तो A का पूरक समुच्चय लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, A समुच्चय लिखते हैं। A समुच्चय के अंदर क्या आएगा, गणित में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या बना, समुच्चय A बना, लेकिन हमको पूछा क्या गया है, A का पूरक समुच्चय। A का पूरक समुच्चय का मतलब क्या हो गया, A का डैश पूछ रहा है हमसे। तो A के डैश में क्या लिखोगे, देखो अगर सिर्फ 50% दिया होता तो 50% आता था, लेकिन यहाँ पे 50% या उससे अधिक बोला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50% या उससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे गणित में 50% या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर जैसे ये पूरा का पूरा 100% होता, हाँ, तो ये क्या बोला गया है, ये 50% बोला गया, तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, 50% होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया 50% से अधिक बोला गया है, तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 50% से कम हो जाएगा। इसी तरीके से इसको करना है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 1.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.3 मिल सके।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।